वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर 10 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास। आज जो है हम आपको इस चैप्टर 10 में जो हिस्ट्री का है, इतिहास का है, ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ। ठीक है, तो चलते अपने चैप्टर में। पहला टॉपिक है संसाहित्य। पहला क्या दिख रहा है? साहित्य हमें शो कर रहा है। देखिए बुक में दिया हुआ है, पहला क्या है? साहित्य। तो इसमें लिखा हुआ है मध्यकाल में क्षेत्रीय संस्कृतियों का खूब विकास हुआ। यानी कहा जाता है कि जो मध्यकाल रहा, मध्यकालीन युग रहा, ठीक है, इसमें क्षेत्रीय संस्कृति जो रही है उसका बहुत विकास हुआ। प्राचीन काल में साहित्यिक रचनाएं केवल संस्कृत भाषा में ही की गई थी। जैसे इसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में जो है साहित्य की जितनी रचनाएं लगभग हुई वह संस्कृत भाषा में ही की गई थी। मध्यकाल में भी संस्कृत भाषा में साहित्य रचना की जाती रही। इसके साथ ही इस काल में हिंदी, मराठी, बंगला, उड़िया और गुजराती आदि क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य रचनाएँ हुई। मध्यकाल में तो संस्कृत में हुई थी ना, लेकिन प्राचीन काल में ना, लेकिन मध्यकाल में संस्कृत के अलावा क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, बंगला, उड़िया और गुजराती का भी रचना हुई। दक्षिण भारत में तमिल साहित्य का काफ़ी प्रसार हुआ। इसके साथ ही कन्नड़, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी काफ़ी साहित्यिक रचनाएं की गई और इन भाषाओं का साहित्य भी काफ़ी उन्नत हुआ। जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रीय संस्कृति कन्नड़ भी है, तेलुगु है, मलयालम, ये भाषा में भी खूब साहित्यिक रचनाएं हुई, ठीक है, और भाषाओं का काफ़ी उन्नत हुआ। भारत में तुर्कों और अफगानों के आगमन से दो नई भाषाएं अरबी और फारसी विकसित हुई। कहा जाता है कि भारत में जो है तुर्की और अफगान जब आक्रमण किया, यहाँ आया, ठीक है, तो यहाँ पर वो रहे, तो यहाँ दो भाषाएं जो नई भाषाएं बनी वह है अरबी और फारसी। हालांकि अरबी मुसलमानों की धार्मिक भाषा थी और फारसी भाषा को राजकाज की भाषा बनाया गया। शीघ्र ही फारसी में अनेक मौलिक और अनुदित रचनाएं की गई, जिससे इसका साहित्य काफ़ी समृद्ध भी हुआ। भक्ति आंदोलन ने भारत में हिंदी के विकास को काफ़ी बल दिया। आम बोलचाल की दो भाषाओं ब्रज और अवधी का मुगल सम्राटों व हिंदू शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। जैसे कि बताया गया यहाँ पे कि भक्ति आंदोलन ने भारत में हिंदी का काफ़ी विकास किया और काफ़ी बल भी दिया, लेकिन आम बोलचाल की दो भाषाएं रही थी, ब्रज और अवधी। तो ये ब्रज और अवधी का जो है मुगल सम्राट हिंदू शासकों ने उसको बचाने का पूरा प्रयास किया। सिख गुरुओं द्वारा पंजाबी भाषा में अनेक रचनाएं की गई, जिनसे पंजाबी भाषा को नया जीवन प्राप्त हुआ। उर्दू का एक नए भाषा के रूप में विकसित होना मध्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। उर्दू शब्द का अर्थ है शिविर या पड़ाव। देखिए ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है, कि उर्दू जो शब्द बनी है और इसका जो अर्थ बताया जाता है वो पड़ाव होता है। यानी यह जो होती है यह भाषा सेना के शिविरों में हिंदू और मुसलमान यानी मुस्लिम सिपाहियों के बीच संपर्क के कारण विकसित हुई। एक दूसरे के मिलने जुलने के कारण ही विकसित हुआ था। इसके अधिकांश शब्द फारसी और अरबी भाषा के हैं। उर्दू लिखने के लिए फारसी लिपि प्रयोग मिलाई जाती है। उर्दू जहाँ पर बताया गया है कि उर्दू जब लिखता है तो उसमें फारसी लिपि प्रयोग मिलाई जाती है। मुगल शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने से इस नई भाषा में अनेक साहित्यिक रचनाएं की गई, जिनसे यह भाषा काफ़ी समृद्ध हुई। दक्कन में बहमनी मुल्तानों ने भी इस भाषा को संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद है राजपूत शासकों के। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहे हैं वह है क्या कि राजपूत शासकों के संरक्षण में साहित्य का विकास। यानी राजपूत जो शासक रहे थे उनके संरक्षण में साहित्य का विकास जो है कैसे हुआ। तो इस काल के कुछ महान विद्वानों
और कवियों पर नीचे चर्चा की गई है। पहला है जयदेव। वह एक प्रसिद्ध कवि थे। अपनी रचना गीत गोविंद में उन्होंने राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का वर्णन किया है। उसके बाद है भवभूति। ये कालिदास के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हुए। उन्होंने उत्तर रामचरित्र की रचना की। उसके बाद आते हैं कल्हन। उन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति राजनीति तरंगिणी की रचना की, जिसमें 1140 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। उसके बाद आते हैं चंद्वर दाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। उन्होंने अपने इस काव्य में दिल्ली और अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि का वर्णन किया है। उसके बाद आते हैं बिलहन। उन्होंने विक्रमदेव चरित्र की रचना की, जिसमें चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठे की जीवनी का वर्णन मिलता है। उसके बाद का जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं वह है दक्षिण भारत में साहित्य का विकास। दक्षिण भारत में साहित्य का विकास कैसे हुआ और कौन थे जिन्होंने इनको विकास करने में सहयोग किया। ठीक है, तो चोल शासकों के संरक्षण में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी द्रव्य भाषाओं में अनेक साहित्यिक रचनाएं की गई। कंबन ने संस्कृत महाकाव्य रामायण की तमिल भाषा में अनुवाद किया। कंबन जो थे वह जो हैं संस्कृत भाषा को जो है तमिल भाषा में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किए थे। चोल शासकों के काल के अभिलेख तमिल और संस्कृत भाषाओं में हैं। चालुक्य राज्य के अनन्य ने भारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद शुरू किया, जिसे तिक्ना द्वारा पूरा किया गया। पंपा, पोन्ना और रन्ना कन्नड़ साहित्य की 3 रत्न थे। अमोघ वर्ष प्रथम भी एक प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और विद्वान थे, जिन्होंने राजनीति और प्रशासन पर कवि राजमार्ग नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद का जो टॉपिक्स है आपके पास वह है 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच साहित्य का विकास कैसे हुआ। इतने समय में साहित्य का विकास तब भारत में तुर्कों द्वारा फारसी की दरबारी भाषा बनाया गया। इस काल में संस्कृत विद्वान ब्राह्मणों की भाषा बनी रही। अनेक संस्कृत रचनाओं का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अमीर खुसरो इन दिनों फारसी भाषा के महानतम लेखक हुए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तक की रचना की। उन्होंने मुख्यतः फारसी भाषा में रचना की, किंतु उन्होंने उर्दू और हिंदी साहित्य के विकास में भी अपना योगदान दिया। उनकी लेखन शैली हिंदवी के नाम से भी जानी जाती है। जियाउद्दीन बर्नी ने इस काल में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है। उसके बाद का जो पॉइंट्स है वह है हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। यानी कहा जा रहा है कि हिंदी और अन्य जो क्षेत्रीय भाषा रही थी उसका साहित्य में क्या योगदान है, तो देखते हैं। जगनायक इस काल के एक महान कवि थे, जिन्होंने आल्हा खंड की रचना की, जिसमें महोबा के 2 वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया फिगर में भी, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य पद्मावती यहाँ दिखाया गया है। आप बुक में साफ साफ देख सकते हैं इसको, लेटर वगैरह को। भक्तिकालीन समाज सुधारकों और संतों ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया। गोरखनाथ ने हिंदी भाषा में भजन लिखे। कबीर और मीराबाई की रचना भी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई। नरसिंह मेहता ने गुजराती भाषा में अपनी रचना की। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं चैतन्य चरितामृत में संकलित की गई है।
उसके बाद देखते हैं तो मुगल शासन के दौरान साहित्य का विकास, यानी मुगल का जब शासन आया, ठीक है, शासनकाल था, तो उस समय साहित्य की क्या खूबी रही थी, कितना विकसित हुआ। जैसे बताया गया है, मुगलों ने फारसी विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने अकबरनामा की रचना की, जिनका एक भाग आइन ए अकबरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अकबरनामा की रचना किसने की, ठीक है, और किस शासन में हुआ। आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हिंदी साहित्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जिसमें भगवान राम के पुरुषोत्तम चरित्र का वर्णन किया गया है। यह हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठतम कृति है। सुर सागर में सूरदास की रचना शामिल है। अब्दुल रहीम खाना एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जिन्हें अकबर का संरक्षण प्राप्त था। उनके दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। देखिए, ये हैं संत तुलसीदास जो लिखे हैं रामचरितमानस। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब हैं, ये बुक में साफ दिखेगा, ठीक है। ये उर्दू के रचनाकार थे। उर्दू साहित्य मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने उर्दू के संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली और लखनऊ उर्दू साहित्य के केंद्र के रूप में विकसित हुई। मिर्ज़ा गालिब, इकबाल जैसे अनेक कवियों शायरों ने उर्दू साहित्य के विकास में भारी योगदान दिया। उर्दू को हैदराबाद के शासक निजाम द्वारा भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला। उसके बाद है यानी क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें इतिहास को जानने में किस प्रकार सहायक है। यानी जो भी क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें लिखी गई, ठीक है, वह हमारे जो इतिहास जो बीत चुके हैं उसको जानने में किस प्रकार सहायक है, इसके यहाँ पर इसकी बातों को यहाँ बताया गया है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, साहित्य जिस काल में लिखा जाता है वह उस काल के समाज, राज व्यवस्था और लोगों के आर्थिक जीवन को दर्शाने वाला एक दर्पण होता है। उदाहरण के लिए, बंगाल में रचित चारेपद में बंगाली समाज की वास्तविक झलक दिखाई देती है। साहित्य हमें बताता है कि किसी काल विशेष में लोगों की आर्थिक जीवन कैसा था, लोग कौन से वाद्य यंत्रों प्रयोग में लाते थे, समाज में कौन कौन से रीति रिवाज प्रचलित थी, तथा लड़कियों किस प्रकार के स्वयं को सुसज्जित करती थी। कभी कभी धार्मिक साहित्य से भी हमें किसी काल विशेष के शासकों, राजनीतिक परिस्थितियों और लोगों के दैनिक जीवन के बारे में भी जानकारियाँ मिलती है। उसके बाद का जो पॉइंट्स है आप देख पा रहे हैं, यह लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्रों की परंपरा क्या होती है यहाँ हम जानेंगे, ठीक है। तो लघु चित्र कला का जन्म राजपूतों के काल में हुआ। इसने मुगल कलाकारों की लघु चित्रकारी को प्रभावित किया। राजपूत चित्रकला को दो प्रमुख शैलियों में विभाजित किया जा सकता है, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। राजस्थानी शैली राजस्थान और मध्य भारत में विकसित हुई। हिमालय की तलहटी में बसे कुल्लू, मंडी, जम्मू और गढ़वाल राज्यों के शासकों ने पहाड़ी कला शैली का संरक्षण दिया। चित्रकारी की शैली को कांगड़ा शैली भी कहते हैं। आप देख सकते हैं लघु चित्र राजस्थानी शैली भी बनाया हुआ है, ठीक है, जो इतिहासकारों को बताते हैं।
तो आरंभिक तुर्क शासकों ने चित्रकारी जैसी कलाओं को संरक्षण प्रदान नहीं किया। लोदी शासन के दौरान अनेक दृश्यों को चित्रित करने के लिए फारसी शैली में लघु चित्रों का प्रयोग किया गया। सल्तनत काल में फारसी शैली और भारतीय चित्रकारी यानी चित्रकला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। उसके बाद का पॉइंट्स है मुगल कालीन चित्रकला, यानी मुगल के शासनकाल में चित्रकला की कैसी विशेषता थी। तो दासवंत और अब्दुल समद अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। ये चित्रकार प्रमुख रूप में पुस्तकों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। अब्दुल समद ने, जो एक फारसी चित्रकार था, फतेहपुर सिकरी स्थित अकबर की नई राजधानी की भित्ति चित्रों में सजाया। जहांगीर चित्रकला का महान प्रेमी था। जहांगीर जो थे वो चित्रकला को बहुत पसंद करते थे। उसके कुछ दरबारी चित्रकार में मंसूर, विशन दास और मुराद के नाम उल्लेखनीय हैं। औरंगजेब की चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी, किंतु उसके शासन में भी चित्रकारों द्वारा चित्र बनाए गए। उसके बाद का पॉइंट है संगीत, जो बहुत ही अच्छा है। संगीत तो मध्यकाल में संगीत का काफ़ी विकास हुआ। अमीर खुसरो ने एक नई संगीत शैली विकसित की जिसे कव्वाली कहा जाता है। कव्वाली जो है अमीर खुसरो के द्वारा जो है विकास किया हुआ है। इसे गायन शैली ख्याल को भी प्रभावित किया। अमीर खुसरो को सितार जैसे वाद्य यंत्रों को आरंभ करने का भी श्रेय दिया जाता है। विभिन्न घरानों जैसे कि ग्वालियर घराना, आगरा घराना और दिल्ली घराना द्वारा हिंदुस्तानी संगीत को प्रोत्साहन दिया गया। हर घराने को अपनी एक अलग संगीत शैली थी। अकबर के दरबार में लगभग 30 संगीतकार थे, जिनमें तानसेन सबसे प्रसिद्ध था। ठुमरी ख्याल और टप्पा हिंदुस्तानी संगीत की विभिन्न शैलियाँ थीं। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत लोकप्रिय था। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का संस्थापक माना जाता है। त्यागराज कर्नाटक संगीत के एक अन्य महान संगीतकार थे। दक्षिण भारत के मंदिर, संगीत और नृत्य समारोही तथा विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों के केंद्र भी रहे हैं। हमारे देश में शास्त्रीय संगीत के साथ ही लोक संगीत और नृत्य भी एक समृद्ध परंपरा रही है। समय व्यतीत होने के साथ ही अनेक वाद्य यंत्र जैसे कि सितार, सारंगी और तबला लोकप्रिय होते जा रहे थे। देखिए यहाँ पर फिगर भी दिया है। ये है तबला, सारंगी है, सितार है, ठीक है। उसके बाद का जो पॉइंट्स है वह है नृत्य के विभिन्न रूप। नृत्य के भी कुछ रूप हैं जो यहाँ हम लोग जानेंगे। भारत में नृत्य के अनेक रूप विकसित हुए, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ओडिसी और मणिपुरी। ये सब नृत्य की शास्त्रीय शैली के अंतर्गत आते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर महिलाओं को जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के कुछ चित्र करते हुए दिखाए गए हैं। तो पहला है भरतनाट्यम, जो दक्षिण भारत का एक बहुत अच्छा नृत्य है। यह नृत्य शैली मूल रूप से तमिलनाडु में विकसित हुई। यह भारत की प्राचीनतम नृत्य शैली है। इस नृत्य में नृत्यांगनाएं काफ़ी रंगीन और आकर्षक पोशाक पहनते हैं। इस नृत्य में हाथों की भंगिमाओं, जिन्हें
मुद्रा कहते हैं, पैरों की चाल तथा चेहरे के भाव आदि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस नृत्य शैली को चोल शासकों ने संरक्षण दिया था। इसके बाद आते हैं कुचिपुड़ी। यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। वास्तव में यह नृत्य नाटिका के समान है, जिसके विषय महाकाव्यों पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। नृत्यांगना कर्नाटक संगीत की लय पर नाचती है। उसके बाद है कथकली। यह केरल की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। इसके विषय रामायण और महाभारत के लिए जाते हैं। इस नृत्य शैली में नृत्यांगना को अपने चेहरे पर काफ़ी अधिक सज्जा का मेकअप करना होता है। इसमें शरीर और पैर की गति काफ़ी सटीक होनी चाहिए। उसके बाद का आता है कथक। कथक उत्तर भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कथक शब्द कथा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कहानी। यह नृत्य रूप उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय था, जहाँ से भारत के अनेक हिस्सों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और कश्मीर में पहुँचा। उत्तर प्रदेश में कथक के विकसित होने का कारण यह था कि इस प्रदेश में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के आख्यान किस्से काफ़ी प्रसिद्ध थे। जैसा कि हमने भी बताया कि उत्तर प्रदेश में कथक के विकसित होने का कारण था इस प्रदेश में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का वाख्यात यानी किस्से काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये लोक नाटिका के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला संगीत, नृत्य और कथावचन का संगम यानी मेल होती थी। कथक के आयोजन के लिए मंदिर सबसे उपयुक्त स्थान होते थे। मुगल काल में कथक का आयोजन राज दरबार में किया जाने लगा। मुगल शासकों ने संगीत और नृत्य को संरक्षण दिया। कथक का 2 रूप में प्रस्तुतिकरण आरंभ हुआ। लखनऊ शैली यानी लखनऊ घराना और दूसरा जयपुर शैली यानी जयपुर घराना। 19वीं शताब्दी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में लखनऊ घराना काफ़ी लोकप्रिय हुआ। लखनऊ घराना लालित्य यानी शोभा और चेहरे पर उत्पन्न भावों के लिए जाना जाता है। जयपुर घराना द्रुत यानी तेज गति से पद संचालन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा, यह उड़ीसा का साहित्य नृत्य है। उड़ीसा नहीं है, ओडिसी, यह ओडिसी का साहित्य नृत्य है। उड़ीसा का ओडिसी जो है एक अच्छा नृत्य है। इस नृत्य को देववासियों मंदिरों में प्रस्तुत करती थी। नृत्य के दौरान कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का गायन किया जाता था। मणिपुरी, यह देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों का मणिपुरी जो रही है, यह देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों का एक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में नृत्यांगना की पोशाक अनोखी और काफ़ी आकर्षक होती है। नृत्य द्वारा रासलीला या शिव और पार्वती की कथाओं का प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, ये ओडिसी का है और ये मणिपुरी का है, 2 अलग अलग यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है लोक नृत्य। लोक नृत्य किसी क्षेत्र विशेष के सामान्य लोगों की भावनाओं और संस्कृति को व्यक्त करते हैं। यानी लोक जो नृत्य होती हैं वह जो है किसी विशेष क्षेत्र के सामान्य लोगों की भावनाओं और उसके संस्कृति को व्यक्त करते हैं अपने नाटक संगीत के द्वारा। असम का बिहू नृत्य, गुजरात का डांडिया और पंजाब के भाखड़ा और गिद्दा लोक नृत्यों के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिहू और भांगड़ा का जो है पंजाबियों के द्वारा भांगड़ा, ठीक है, और असम का बिहू बहुत ही प्रसिद्ध हुआ भी है। जगन्नाथ संप्रदाय की बात किया जाए, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जगन्नाथ संप्रदाय भारत के कुछ अधिक विशिष्ट क्षेत्र और उड़ीसा निश्चित की उसमें से एक है। इस प्रदेश में अत्यधिक विशिष्ट मंदिर और अत्यधिक सुंदर समुद्र तट है। उड़ीसा कोणार्क के सूर्य मंदिर, उड़ीसा में जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर, पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर के अत्यधिक भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर के भव्य संग्रहालय है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है विश्व का स्वामी, अर्थात भगवान विष्णु। भगवान जगन्नाथ का संप्रदाय पूरे उड़ीसा में फैला हुआ है। उड़ीसा के घर घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। आप लोग बहुत भैया बहनों ने यहाँ गए भी होंगे। इस मंदिर में 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। मुख्य प्रतिमा भगवान जगन्नाथ की है, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। अन्य 2 प्रतिमाओं में से एक उनके भाई बलभद्र यानी बलराम जी और दूसरी उनकी बहन सुभद्रा की है, यानी भगवान विष्णु के जो अवतार रहे हैं वो हैं बलराम जी हैं और सुभद्रा की है। प्रत्येक वर्ष इस प्रतिमाओं को आम जनता के दर्शन हेतु मंदिर से बाहर निकाला जाता है, जिसको हम लोग रथ यात्रा कहते हैं। इन्हें स्नान कराया जाता है और फिर इसकी साज सज्जा करके शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ के सवारी के लिए प्रत्येक वर्ष नए रथ निर्मित किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व का सर्वाधिक चमत्कारी और शानदार समारोह होता है, ठीक है। इसको रथ यात्रा के नाम से भी हम लोग भी जानते हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कलिंग के गंग वंश के शासक द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वह कलिंग के गंग वंश के शासक द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। उसके बाद का टॉपिक्स है एक पवित्र धाम यानी धार्मिक और तीर्थ केंद्र कौन, तो जगन्नाथ की बातें की जाएगी। जगन्नाथपुरी को भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। अन्य 3 धाम हैं बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम और श्रृंगेरी धाम। यहाँ हम लोगों की भीड़ लगी रहती है तथा पूरे भारत से तीर्थयात्री यहाँ आते रहते हैं। बाद के दिनों में उड़ीसा के सामाजिक और राजनीतिक मामलों में इस मंदिर का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। इसलिए मुगल शासकों ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने सोचा कि इससे लोग उड़ीसा पर उसकी सत्ता का स्वीकार कर लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा ही किया था। अब देखिए यहाँ पर केस स्टडी आ गए, तो पहला केस स्टडी में आ रहा है बंगाल। तो पाल वंश के शासकों ने बंगाल और बिहार के इलाकों पर, पाल वंश के जो शासक थे वह बंगाल और बिहार के इलाकों पर 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया। अपने लंबे शासनकाल में उन्होंने शिक्षा, साहित्य और कला और वास्तुकला को संरक्षण दिया। बंगला भाषा का प्राचीनतम रूप चार्यपद में देखा जा सकता है। इसमें 47 कविताएं शामिल हैं, जिन्हें 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच के 23 कवियों ने लिखा है। चार्यपद के गीत बौद्ध धर्म के बयान से जुड़े हैं और बौद्ध विचारों पर, परंपराओं पर प्रकाश डालते हैं।
पाल शासकों के शासनकाल में ज्ञान के सभी पहलुओं, धर्म, दर्शन और चिकित्सा विज्ञान पर पुस्तकें लिखी गई। अतिशा दीपंक ने लगभग 280 पुस्तकों की रचना की है। सांध्यकर नंदी द्वारा रचित रामचरित्र भी पाल साहित्य की श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है। राजा लक्ष्मण सेन ने कवियों और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। श्रेष्ठ ग्रंथ गीत गोविंद की रचना करने वाले जयदेव इसी के दरबारी थे। बोरू चंडीदास ने श्री कृष्ण कीर्तन काव्य की रचना की। उन्होंने राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का वर्णन करते हुए बंगला भाषा में लगभग 1250 कविताएं लिखी है। कृत्यवश्य ओझा द्वारा 1498 ईस्वी में बंगला में संस्कृत रामायण का अनुवाद किया गया। नुसरत शाह के आदेश पर बांग्ला भाषा में महाभारत तैयार किया गया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के महान भक्तिकालीन संत थे। उन्होंने नृत्य और संगीत द्वारा भक्ति संप्रदाय की लोकप्रियता भी प्रदान की है। कृष्णदास कविराज ने संस्कृत मिश्रित बांग्ला में चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ की रचना की है। बंगाल के शासक महान भवनों के निर्माता थे। पांडुओं स्थित अदीना मस्जिद इस काल की कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण आते हैं। पाल शासकों ने चित्रकारों को भी संरक्षण दिया। इस काल में विशाल भित्ति चित्र बनाए गए। अनेक पुस्तकों में विभिन्न घटनाओं को चित्रों द्वारा समझाया गया है। संगीत के क्षेत्र में भी बंगाल का योगदान काफ़ी उल्लेखनीय रहा है। जयदेव रचित गीत गोविंद में विभिन्न रागों को प्रस्तुत किया गया है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के आसपास बाउल गीत विकसित हुए। इस संप्रदाय के लोगों ने गीतों के द्वारा बंगाल की समृद्ध परंपरा को लोकप्रिय बनाया है। उसके बाद आते हैं मंदिर। बंगाल में 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अनेक मंदिर बनवाए गए। मंदिरों में नृत्य, संगीत और अन्य समारोहों का आयोजन किया जाता था। अनेक मंदिर समाज की तथाकथित निचली जातियों जैसे कि कोल्लू, जिसको तेली कहते हैं, और कंसारी, जो धातु के कारीगर, जिसको लुहार भी कहते हैं, आदि के सहयोग से बनाए गए। बाद में अनेक भव्य मंदिर भी बने जिनमें 4 मंजिल तक होती थी। तो देखो यहाँ पर जो है पुस्तक के इस फोटो में दिया है कि बौल संप्रदाय द्वारा गायन कैसे होती थी, इसका यहाँ पर चित्र दिया गया है। उसके बाद ये पाठ का सारांश है, आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है और इसके जो है प्रश्न उत्तर पूरा का पूरा आप लोग अपने कॉपी में जो है पूरा बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो आप चैप्टर आज है क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास यानी डेवलपमेंट और रीजनल कल्चर्स, ये आज ख़त्म होती है। धन्यवाद।